नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए बेहतरीन वीडियो में। जो हमारा एक सीरीज चल रहा है, अभी वो कौन सा सीरीज है इसके लिए तो आप कमेंट करके बताएंगे हमें। तो आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा। एनीवे, सो जो ये सीरीज का है वो थर्ड है। जो एनीवे चैप्टर नंबर 2 था, उसी का पहला स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्ट एलिमेंट का हम वीडियो डाल चुके हैं, दूसरा भी स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्ट एलिमेंट का वीडियो डाल चुके हैं। इससे पहले हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन और इंटेंट ऑफ द चैप्टर के बारे में तो लगभग सीओपी के 3 वीडियो ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड वन 6.3 वीडियो है, जिसकी आज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। सो इसमें कौन-कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन-कौन से एलिमेंट हैं जिनको आपको समझना है एज़ अ हेल्थ केयर वर्कर। और अपने करियर को जब आप इन चीज़ों को सीखते हैं तो अपने डेफ़िनेटली आप उन लोगों से बेहतर आगे होते हैं जो लोग एक सिस्टम, एक फ्रेम में फँस करके काम करते रहते हैं और वो कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप भी एनएबीएच असेसर का आपको ऑलरेडी पता है, एनएबीएच कोर्स का ड्राफ्ट का भी पता है। अभी 2023 में भी एक अपडेट निकल के आ रही है कि एनएबीएच ड्राफ्ट जो है वो चेंज होगा। सो हम एनएबीएच मैनुअल पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम डेली बेसिस पे जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आ रही होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह सोलंकी और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग्स पर, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, साथ साथ में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए वो तमाम जानकारियां जो आपके जीवन काल में एज अ हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में आपको काम आती हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, हम कुछ नॉन मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल भी आपके साथ में शेयर करते हैं। जैसे कि हमारा अभी माई गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सीरीज चलता है कि उसमें जो भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उन क्विज में पार्टिसिपेट करके वो भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, शिक्षा कहीं भी, शिक्षा कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग काम कर रहा है। तो आप भी हमारे मिशन से जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से समझ लेते हैं कि हम किन-किन स्टेप में इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, टॉपिक ऑलरेडी आपको पता है, स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत, और वो भी सीओपी चैप्टर के बारे में। और एनईवीएस पार्ट 3 है और जिसमें हम सीओपी 15 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स और स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। उनके ईच एंड एवरीथिंग, कमिटमेंट क्या है, अचीवमेंट क्या है, एक्सीलेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन सबको जानेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं सच्चा कहीं भी कभी भी के साथ में, एनी मेडिकल ट्रेनिंग के साथ। एनएबीए चैप्टर सीओपी स्टैंडर्ड सीओपी 15 इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हम 1 से लेकर के 14 के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ में उनमें से किसी एक का जो रिसेंट अपडेटेड वीडियो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। सो 15 क्या बोलता है, द ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इज कैरीड आउट सेफली। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को ट्रांसप्लांट करता है तो वो सेफ्टी पूर्वक किया जाना चाहिए। अब इस स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या, सीओपी 15 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं तो पहला ही जो है दोस्तों वो कोर एलिमेंट है। कोर एलिमेंट में द ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सॉल्व कंसोनेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट एंड सॉल्व विद द कंडक्टेड एथिकली। सो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है तो सबसे तो पहले वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, लीगल कंप्लायंस क्या है उनको मैनेज करना चाहिए, उनके अंडर काम होना चाहिए। दूसरा, वो एथिकली हो दोस्तों, एविडेंस बेस्ड हो और एथिकली हो, तभी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर पाओगे, अदरवाइज वो चीजें क्वेश्चन मार्क रहती है उस ऑर्गेनाइजेशन पे। कमिटमेंट बी की बात कर लेते हैं। केयर ऑफ द ट्रांसप्लांट पेशेंट इज गाइडेड बाय द क्लिनिकल प्रैक्टिशनर गाइडलाइंस। सो अगर कोई भी पेशेंट, ऐसे पेशेंट का केयर करना है ट्रांसप्लांट का, तो जो भी क्लिनिशियन प्रैक्टिसेस हैं वो गाइडलाइन को फॉलो करते रहनी चाहिए। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, रेसिपिएंट एंड डोनर थ्रो ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड काउंसलर बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो उससे पहले जो पेशेंट फैमिली को, मतलब पेशेंट को, रेसिपिएंट को और डोनर को, जो ऑर्गन को डोनेट करेगा, उनको एक ट्रेंड काउंसलर के थ्रू काउंसिल किया जाना चाहिए कि इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और वो सारी चीजें वो उनको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और किस तरीके से उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना है अपने, वो भी एक्सप्लेन करेंगे।
कोर अगेन डी है, द ऑर्गेनाइजेशन शॉल बी मेजर टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द ऑर्गन डोनेशन, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन डोनेशन के अकॉर्डिंग अवेयरनेस क्रिएशन करना चाहिए, जो कि जरूरी भी है। एनएबीए चैप्टर सीओपी स्टैंडर्ड सीओपी 16 ये क्या कहता है? द ऑर्गेनाइजेशन identify and manage patient who are at higher risk of the morbidity and mortality। उस ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आना चाहिए कौन सा पेशेंट हायर रिस्क है, किस चीज के लिए, मॉर्बिडिटी और मॉर्बिलिटी के लिए। सो ये बहुत जरूरी है। अब इसके ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है? सो सीओपी 16 की बात कर लेते हैं, कमिटमेंट नंबर ए की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई मैनेज वल्नरेबल पेशेंट, और उस ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कौन से पेशेंट वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है वल्नरेबल पेशेंट कौन से होते हैं और कैसे उनको पहचाना कैसे जाता है, तो आप कमेंट कीजिए, हम इस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको लिए डाल देंगे। कमिटमेंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फॉर द सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द वल्नरेबल पेशेंट। अगेन उन्होंने बोला है, एक तो आइडेंटिफाई और मैनेज करना आना चाहिए, दूसरा अगर कोई वल्नरेबल पेशेंट है तो उसके लिए सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये उस ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए। कोर सी की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड मैनेज पेशेंट हु आर एट रिस्क ऑफ फॉल। अगर कोई पेशेंट वल्नरेबल कैटेगरी का और उसको फॉल का सबसे बड़ा चैलेंजेस है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और ऐसे फॉल ऑफ हाई रिस्क ऑफ फॉल को और कैसे मैनेज किया जाता है। कोर नंबर डी की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड मैनेज पेशेंट हु आर एट द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग वर्सनिंग ऑफ द प्रेशर अल्सर। अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको सबसे ज्यादा, जो बेड रिटर्न पेशेंट हैं, उनको प्रेशर अल्सर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि प्रेशर अल्सर क्या होते हैं, प्रेशर अल्सर को दूसरी चीजों में हम क्या बोलते हैं, तो आप उस पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उस पर आपको वीडियो बना के डाल देंगे। ई की बात कर लेते हैं। कोर की द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड मैनेज पेशेंट हु आर एट द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग ऑफ द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगेन पोस्ट ऑपरेटिव के बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज द कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, राइट। कमिटमेंट नंबर एफ की बात करें। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो इस पे भी आप जो भी चीजें आपको नहीं पता है कमेंट कीजिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए डाल देंगे। कमिटमेंट नंबर एफ की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड मैनेज पेशेंट हु नीड अ रिस्ट्रेन। दोस्तों अगेन अगर पेशेंट को ऑर्गेनाइजेशन को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ये मैनेज करना पड़ेगा जो भी के उसके किसको रिस्ट्रेन का नीड है और कैसे हमें उसको रिस्ट्रेन करना है। दोस्तों बेसिकली रिस्ट्रेन जो होता है वो पेशेंट को कंफर्ट के लिए, पेशेंट की रिकवरी फेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो स्पेशली मेंटल रिटार्डेड पेशेंट होते हैं या वल्नरेबल कैटेगरी के पेशेंट होते हैं उनके लिए तो रेस्ट्रेन हम दो तरीके से करते हैं, फिजिकल और केमिकल। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हैं, वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट कर देंगे। एनीवे चैप्टर सीओपी स्टैंडर्ड सीओपी 17 पेन मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट इज द डन इन द कंसिस्टेंट मैनर। अगर कोई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए आता है तो पेन मैनेजमेंट कैसे, पोस्ट ऑपरेटिव नहीं, पेन मैनेजमेंट कैसे करना है तो वो कंसिस्टेंट मैनर में होना चाहिए और आपके पास में उसके लिए एक्सपर्ट भी अवेलेबल होना चाहिए। अब इस स्टैंडर्ड के कमिटमेंट एंड ऑब्जेक्ट क्या है? सीओपी 17 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट की बात समझ लेते हैं इनको। कमिटमेंट नंबर ए, पेशेंट इन पेन आर एफिशिएंटली मैनेज। अगर कोई पेशेंट को पेन हो रहा है तो एफिशिएंटली तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। कमिटमेंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। पेशेंट आर स्क्रीन्ड फॉर द पेन। अगर किसी पेशेंट को पेन है तो कैसे स्क्रीन करना है ये उसको ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, स्केल अवेलेबल होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। पेशेंट विद पेन अंडरगो डिटेल्ड असेसमेंट एंड पीरियडिक रीअसेसमेंट। अगर किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसके डिटेल असेसमेंट होना चाहिए और रीअसेसमेंट भी पीरियडिकली होना चाहिए। कमिटमेंट नंबर डी की बात कर लेते हैं। पेन एलिवेशन मेजर और मेडिकेशंस आर इनिशिएटेड और टाइट्रेट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड एंड रेस्पॉन्स। अगेन अगर जरूरत है मेडिकेशन का तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स भी करना पड़ेगा आपको और मैनेज करना है आपको। NABH chapter COP standard COP 18 rehabilitation services are provided to the patients in a safe, collaborative and consistent manner। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास में आता है तो उसका रिहेबिलिटेशन सर्विस होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। पेशेंट सेफ जो कि होगा सेफ मैनर में
कोलैबोरेटिव मैनर में अगर आपके पास में वो फैसिलिटी नहीं है तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, बट वो कंसिस्टेंट मैनर होना चाहिए दोस्तों। सो आप इस सीओपी 18 का ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है? सीओपी 18 के कमिटमेंट नंबर ए की बात कर लेते हैं। स्कोप ऑफ द रिहैबिलिटेशन सर्विस इज द मिनिमम इन द commensurate to the services provided by the organization। अगेन वो रिहैबिलिटेशन जो है वो स्कोप ऑफ सर्विस का पार्ट होना चाहिए। अगर आप वो किसी भी पेशेंट के साथ में डील करते हैं तो जो कि रिहैबिलिटेशन काफी महत्वपूर्ण चीज होती है और जिसमें फिजियोथेरेपी पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। सो अगेन कमिटमेंट नंबर बी की बात करते हैं। रिहैबिलिटेशन सर्विस आर प्रोवाइडेड इन द कंसिस्टेंट मैनर। किसी भी पेशेंट को एपिसोड नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट मैनर में जितना भी जरूरत है, जब भी जरूरत है, जैसे भी जरूरत है, प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। केयर प्रोवाइडेड कोलैबोरेटिवली प्लान रिहैबिलिटेशन सर्विस। अगेन अगर आपके पास में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो, बट पेशेंट को सर्विस मिलना चाहिए। कमिटमेंट नंबर डी की बात कर लेते हैं। देयर आर द एडिक्वेट स्पेस एंड इक्विपमेंट टू प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन। अगेन एडिक्वेट स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में स्पेस होना चाहिए और जो अपडेटेड इक्विपमेंट है वो अवेलेबल होना चाहिए उस रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंतर्गत। कमिटमेंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। केयर इज द गाइडेड बाय द फंक्शनल असेसमेंट, पीरियोडिक रीअसेसमेंट which are done and documented। So again दोस्तों, अगर आप किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं तो पहले तो आपका फंक्शनल असेसमेंट होगा, फिर पीरियडिक रीअसेसमेंट होगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, और वो सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंट में भी अवेलेबल होनी चाहिए। पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड बुक में भी अवेलेबल होना चाहिए, पेशेंट रिकॉर्ड बुक में भी होना चाहिए, राइट। कमिटमेंट पेशेंट फाइल जिसको हम बोलते हैं। कमिटमेंट नंबर एफ की बात कर लेते हैं। केयर इज प्रोवाइडेड adherence adhering to infection control and safety practice। अगेन उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फेक्शन प्रिवेंट आईपीसी की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। एक्सीलेंसी की बात कर लेते हैं। द केयर पाथवे आर डेवलप्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड रिव्यूड पीरियडिकली। अगेन केयर पाथवे जो है वो डेवलप होगा, इससे इम्प्लीमेंट होगा और रिव्यूड पीरियडिकली, और उनको अगेन एंड अगेन रिव्यू करना पड़ेगा आपको, राइट। NABH chapter COP standard COP 19 nutritional therapy is provided to patients consistently and collaboratively। अगेन अगर कोई पेशेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट होता है तो उस पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो आप ही के हाथ में होता है और उसको आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, चाहे भले ही वो कोलैबोरेटिवली हो, राइट। अब इसके COP 19 का ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है? सो ऑब्जेक्ट एलिमेंट सीओपी 19 की बात कर रहे थे हम। कमिटमेंट नंबर ए की बात कर लेते हैं। कमिटमेंट नंबर पेशेंट एडमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन आर स्क्रीन फॉर द न्यूट्रिशनल रिस्क। अगेन अगर कोई पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट होता है तो न्यूट्रिशनल रिस्क क्या है, इसकी स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाना चाहिए। उसको किस तरीके का डाइट मिलेगा वो उसी से तय होता है दोस्तों। कमिटमेंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज डन फॉर द पेशेंट फाउंड एट द रिस्क ड्यूरिंग न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग। अगर जब भी आप न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर रहे हो तो उस दौरान क्या रिस्क मिला उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी करना पड़ेगा, राइट। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। थेराप्यूटिक डाइट इज प्लान्ड एंड प्रोवाइडेड कोलैबोरेटिवली। अगेन पेशेंट का थेराप्यूटिक डाइट आपको मैनेज करना है, प्लान करना है और कोलैबोरेटिव वे में उसको प्रोवाइड कर भी करवाना है। कमिटमेंट नंबर डी की बात कर लेते हैं। पेशेंट सर्विसेज फूड अकॉर्डिंग टू द रिटन ऑर्डर फॉर द डाइट। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब डाइट किया है, उसी जो न्यूट्रिशनिस्ट ने डाइट डिजाइन किया है उस पेशेंट के लिए, वही उस पेशेंट को दिया जाना चाहिए। When family provide food, they are educate about the patient diet limitations। Again अगर कोई फैमिली मेंबर बोलता है कि हम तो अपने घर का ही खाना खिलाएंगे, सो वहाँ पे काउंसलर का रोल होता है अगेन कि भाई ये डाइट हम क्यों दे रहे हैं, इसके बेनिफिट क्या है, अगर आप खिलाते हो तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, वो आपको बताने पड़ेंगे, तभी वो पेशेंट फैमिली काउंसिल होता है, राइट। सो ये तक सीओपी 19। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैंडर्ड सीओपी 2020 क्या है? एंड ऑफ लाइफ केयर इज प्रोवाइडेड इन द कंपेंसेट एंड कंसिडरेट मैनर। सो अगेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एंड ऑफ लाइफ केस होता है, सो उसको कैसे कंपेंसेट किया जाए, कैसे उनकी भावनाओं के साथ में जुड़ाव रखते हुए उनकी केयर किया जाए, और कंसिडरेट क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उस दौरान उनको अच्छा फील कराता है, वो मैनर भी आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अब सीओपी 20 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है वो जानेंगे आगे।
सो COP20 के कमिटमेंट नंबर ऑब्जेक्ट एलिमेंट ए की बात कर लेते हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर इज प्रोवाइडेड इन द कंसिस्टेंट मैनर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई एंड ऑफ लाइफ केस है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो कंसिस्टेंट मैनर में उनको केयर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। अ मल्टी प्रोफेशनल अप्रोच इज यूज फॉर प्रोवाइड एंड ऑफ लाइफ केयर। अगेन होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ता है आपको एंड ऑफ लाइफ केयर्स में, जिसमें इमोशनल भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है, एलोपैथिकली भी होता है। तो मल्टीपल डायमेंशन के साथ में आपको वो केयर प्रोवाइड करवानी होती है। दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच, राइट। सो कमिटमेंट नंबर सी की बात करते हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर इज द कंसोनेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगेन अगर कोई जरूरी है तो वो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना किया जाना चाहिए। एंड ऑफ लाइफ केयर इज आल्सो एड्रेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूनिक नीड्स ऑफ सच पेशेंट एंड फैमिली। अगर आपको लगता है कि ऐसे केसेस में फैमिली और पेशेंट की क्या नीड है तो आपको उनको भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कमेंटमेंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड। अगेन एंड ऑफ लाइफ केस में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। वेयर appropriate measures are taken for the एलिवेशन ऑफ पेन्स। अगेन ऐसे केसेस में हम पेशेंट का पेन कम से कम करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा इस तरीके से सीओपी चैप्टर 20 हुआ फिनिश। तीसरा चैप्टर क्या है उसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। मुझे भरोसा है दोस्तों कि आपको ये हमारा पूरा जो सीरीज है वो बहुत पसंद आ रहा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, राइट। सो क्योंकि ये आपके जो भी लोग हेल्थ के सेगमेंट में काम करते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, राइट। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप मेडिकल पर्सन हो, चाहे आप नॉन मेडिकल पर्सन हो, तो एनएबीएच के स्टैंडर्ड क्या है और उसका मैनुअल क्या है, किस तरीके से एनएबीएच हॉस्पिटल काम करते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी हम ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें इस चीज के बारे में डाउट है। नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों गुड न्यूज ये है कि आज मेरे 1500 सर्टिफिकेट इंटरनेशनल और नेशनल टोटल मिलाकर के 1500 सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। और हार्दिक शुभकामनाएं इसलिए भी क्योंकि आप भी इन हमारे वीडियो से जो हम सर्टिफिकेट की सीरीज चलाते हैं उस पर पढ़ करके आप एडवांस में वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके लिए आपको एडवांस में हमारी साइड से हार्दिक शुभकामनाएं। और चलो बढ़ते हैं दोनों हम सब मिलकर के साथ आगे शिक्षा कहीं भी कभी भी एनी मेडिकल ट्रेनिंग के साथ में। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता सिर्फ सब्सक्राइब करने में, लेकिन मिलने को आपको ऐसी नॉलेज मिलती है जो आपको जब आप हजारों रुपए पे करते हो तब भी आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे सबसे ज्यादा जो अपडेट वीडियो आएगा उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों।